नमस्कार। प्रोग्रेस पोस्ट में आपका फिर से स्वागत है। मैं देव कुमार। पिछले कुछ दिनों से कोचिंग सेंटर्स के ऊपर बड़ा फोकस है मीडिया की, और कोचिंग सेंटर्स से घिरे हुए एक मुद्दा है जो ये खान करके जो है कोचिंग सेंटर चलाता है बिहार में, वो और कोई एक दूसरा उसका कंपेटिटर जो कोचिंग सेंटर चला रहा है, इन दोनों में कुछ आपस की मुठभेड़ हो गई, मतलब ज़बानी मुठभेड़ और स्ट्रेटेजिक मुठभेड़ समझ लीजिए। तो खैर जो भी है, तो इसको घेर के काफ़ी बातें हो रही हैं पूरे देश भर में, और जो बहुत माने हुए, जो बहुत इस्टेब्लिश्ड यूट्यूबर्स हैं, बड़े बड़े नाम, वो लोग भी इसे कवर कर रहे हैं, और ये ज़रूरी भी है, इसीलिए वो कवर कर रहे हैं। वो लोग एक्सपीरियंस लोग हैं, वो लोग सालों से यूट्यूब में छाए हुए हैं, और उनकी ओपिनियन बहुत मैटर करता है। तो इन सब का कहना है कि ये जो कोचिंग माफिया है, मतलब दे आर यूजिंग द टर्म माफिया, कोट ऑन कोट। माफिया कहना सही होगा नहीं होगा वो मुझे पता नहीं है, पर हाँ वो एक वेस्टेड इंटरेस्ट तो बन गया है, ये अब कह सकते हो। ये जो पूरा कोचिंग का जो सिलसिला है, इसका कोर फोकस क्या है? इसका कोर फोकस है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम्स, यानी कि आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, है ना। ये एक बहुत ही एक एस्पिरेशनल एक ऑब्जेक्टिव है हमारे यंगस्टर्स के लिए। जो यंगस्टर्स मतलब अपने आप को उतना होनहार समझते हैं कि उस लेवल पे compete कर सके। माना जाता है कि ये भारत के सबसे कठिनतम परीक्षा है सिविल सर्विसेज की, और इस परीक्षा की कोचिंग देते हैं ये कोचिंग क्लासेस, जो कि पूरे देश में फैले हुए हैं। तो वेस्टेड इंटरेस्ट बन गया है। अब हर साल सिविल सर्विसेज के लिए सैकड़ों कैंडिडेट सिलेक्ट होते हैं, और सैकड़ों पोस्ट्स खुलते हैं सिविल सर्विसेज की, और सिविल सर्विसेज में जाने का मतलब है सबसे पहले तो पावर आपके हाथों में, मतलब एज ए यंग इंडिविजुअल जिसकी उम्र शायद 30 भी ना हुआ हो, है ना, तो उसके हाथ में ऐसे पावर आ जाता है कि किसी भी आम इंसान की तो दिमाग ही ख़राब हो जाए, इतना पावर जहाँ आता है वहाँ पैसे भी आ जाता है। और जब से भारत स्वतंत्र हुआ है, और उससे पहले भी सिविल सर्विस से जुड़े हुए लोग बहुत सारे स्कैम्स में जुड़े हुए होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, कोई इसको डिनाई नहीं कर सकता। दे आर इन्वॉल्व इन लॉट ऑफ स्कैम्स, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ स्कैम। तो आज भी वो सिलसिला चलता आ रहा है। परसेंटेज मुझे पता नहीं है, कितने लोग करते हैं कितने लोग नहीं करते हैं, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, लेकिन एक बहुत बड़ा संख्यक सिविल सर्विसेज के लोग, मतलब जो ये कठिन परीक्षा पास करके दाखिल होते हैं सिविल सर्विसेज में, वो लोग ये सैकड़ों करोड़ों, कभी हज़ारों करोड़ों के स्कैम्स में इन्वॉल्व होते हैं। तो जाहिर सी बात है, देश को बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है इस पर्टिकुलर स्कैम करने वाले सिविल सर्विसेज के वर्ग ने। तो इसकी जड़ तक कोई नहीं जा रहा है। कोचिंग माफिया, चलो ठीक है, कोचिंग माफिया, अब डिमांड है तो सप्लाई भी होगी। अब आप इसे माफिया कह लें या कुछ भी कह लें, पर हर जगह एक वेस्टेड इंटरेस्ट होती है। मान लीजिए कहीं अगर कोयले की खान है और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, वो ऐसे ही पड़ा रहेगा जब तक कोयले की डिमांड नहीं आएगी। मान लीजिए आसपास कहीं थर्मल पावर प्लांट लग गया है, तो कोयले की डिमांड बढ़ जाएगा, है ना।
तो ऐसी सीधी कनेक्शन होती है। मतलब इसके बाद आप थोड़ी ना कहोगे कि ये वेस्टेड इंटरेस्ट है, आ गया वहाँ कोयले की खान से कोयले निकालने के लिए, तरह तरह की बातें होती है। पर मैं इसे माफिया नहीं कहूँगा, मैं इसे कहूँगा डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड है तो सप्लाई होगी। हर पेरेंट्स को, हर बच्चे को उसकी एक एस्पिरेशन होता है कि भाई सिविल सर्विसेज का ऑफिसर बनूँ, मैं आईएएस ऑफिसर बनूँ, एक डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर बन जाऊँ। डिस्ट्रिक्ट का कलेक्टर क्या होता है? वो उस डिस्ट्रिक्ट का, वो उस ज़िले का सबसे पावरफुल एंटिटी बन जाता है। सबसे पावरफुल मतलब वो अगर चाहे तो डिस्ट्रिक्ट जो लेजिस्लेचर है, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल का, जो ज़िले स्तर का जो लेजिस्लेचर है, क्या कहें उसे, चुने हुए प्रतिनिधियों का जो सभा है, जिसे हम राष्ट्र स्तर पर संसद कहते हैं और राज्य स्तर पर विधानसभा कहते हैं, उसे ज़िले के स्तर पर ज़िला परिषद कहते हैं, है ना। वो पंचायती राज सिस्टम के अंदर आता है। सबसे ऊपर वाले टियर पे आपका आ जाता है ज़िला परिषद, इसके बाद पंचायत समिति और उसके नीचे ग्राम सभा। अच्छी बात है, और ये लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है इसे। तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट होनी भी चाहिए, क्योंकि ये जो स्तर है लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, इस स्तर पर जाके सरकार धरातल पे जनता के साथ सम्मुखीन होते हैं, जुड़ते हैं जनता से, सीधी इंटरेक्शन होती है इसी स्तर पर। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण एक सरकार का अंग है। ये पूरा अंग जो है पंचायती राज का, जो पूरी जो व्यवस्था है, इसको निलंबित करने का पावर ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास होता है। आप सोच सकते हो कितना बड़ा पावर है वो। और वो कौन है वो व्यक्ति जिसकी कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। अब जैसे ज़िला परिषद में अगर कोई चुनकर आता है सदस्य, उसको अपने जो चुनाव क्षेत्र है, उस चुनाव क्षेत्र के अंदर जो जनता है, जिन्होंने उसको वोट दिया या ना दिया, उन सब के प्रति उसका एक जवाबदारी होती है। ये जो व्यक्ति है, सिविल सर्विसेज का व्यक्ति, आके यहाँ इन सब के सिर पे बैठ गया, इसकी कोई जवाबदारी नहीं होती है जनता की तरफ। ये चाहे तो वो ज़िला परिषद को निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है, इंडेफिनेटली सस्पेंड कर सकता है। ठीक है जी। तो ये पावर है उसका। पर हाँ, वो खुद वो डिसीजन नहीं ले सकता, उसको पीछे से राज्य स्तर का जो रूलिंग पार्टी है, जो पार्टी क्षमता में है, उसका जो सबसे बड़ा नेता, मोस्टली चीफ मिनिस्टर लेवल के लोग, या वो रूलिंग पार्टी के जो कैबिनेट जो है, उनकी निर्देश पर ये कलेक्टर या मैजिस्ट्रेट इस प्रकार का डिसीजन ले सकता है, पंचायत मतलब ज़िला परिषद को निलंबित करने का। खैर जो भी है, आपको एक जनरल आइडिया हो गया है कि कितना पावरफुल पोजीशन है वो। अब इसको घेर के पूरे ज़िले में जितनी भी सिविल वर्क्स होते हैं, डेवलपमेंट के काम होते हैं, सैकड़ों करोड़ों का, कभी हज़ारों करोड़ों का, ये सब पे इसका एक बहुत बड़ा भूमिका रहता है। क्योंकि मान लो कहीं एक 100 करोड़ का प्रोजेक्ट हो रहा है उस ज़िले के अंदर, तो उसमें ऐसा तो नहीं कि मतलब किसी एक व्यक्ति को दे दिया और वो कर लेगा। वो इस पर अलग अलग डिविजन्स होते हैं उस काम का, कि ये फलाना कंट्रैक्टर ये काम करेगा, ये फलाना कंट्रैक्टर वो काम करेगा, ऐसे होते हैं। ये सब का वो जिसको क्या, किसको क्या जाएगा, ये जो टेंडर इशू करने की बात होती है और बाकी सब चीज़ें, वो ये सिविल सर्वेंट जो है यहाँ की, कलेक्टर,
वो डिसाइड करता है। तो बहुत पावरफुल पोजीशन है वो, और इसीलिए वहाँ पे इतना ज़्यादा स्कैम भी होता है। क्योंकि एक नया, मान लो आप बंदा जिसकी उम्र अब तक 30 भी ना हुआ हो, एक एग्ज़ाम पास करता है, एक 6 महीने की ट्रेनिंग कंप्लीट करके आता है, और आके उसके हाथ में अचानक से इतना सारा पावर, मैं तो कहूँगा 10 में से 7 बंदे की तो दिमाग खराब हो जाएगा और वो उसी तरीके से काम करेगा। 3 बंदे किसी तरह शायद अपना दिमाग ठिकाने, अपने दिमाग को जगह पे रख के अपना काम करे या ना करे। पर वो इकोसिस्टम जो बना हुआ है ना, उस इकोसिस्टम के अंदर सीधा बंदा टिक नहीं पाएगा। और हमने ऐसे भी केसेस देखे हैं, मतलब दशकों से होती आई है, कि फलाना सिविल सर्विस ऑफिसर मतलब बहुत नेक इंसान था, ऑनेस्ट था, तो इसको मार दिया किसी ना किसी तरीके से, या तो इसकी ट्रांसफ़र कर दिया या फिर वो नौकरी छोड़ के चला गया। और जो टिक जाते हैं उनको इकोसिस्टम में फिट होना पड़ता है। तो खैर जो भी है, सीधा आप सिविल सर्वेंट पे आप अपनी उंगली नहीं उठा सकते, उनकी भी मजबूरियाँ होती है। कहने का मतलब ये है कि एक अपॉइंटेड ऑफिसर, सरकारी ऑफिसर के हाथ में इतना पावर देना क्या सही है? और ये सवाल सिर्फ मैं नहीं पूछ रहा हूँ। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज कमीशन नाम का एक सरकारी एक कमीशन है, तो उसका कुछ सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव कमीशन ऐसा कुछ एक नाम था उसका, तो जिसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप लोग ज़रा रिसर्च करिए और बताइए कि इसमें सुधार कैसे हो सकता है, इसको और अकाउंटेबल कैसे बनाया जा सकता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल से नीचे की ओर, मतलब ज़िले स्तर से लेके तहसील तालुका और उसके भी नीचे ग्राम सभा तक, मतलब चुने हुए प्रतिनिधियों का उत्तरदायित्व, उनकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ और उनकी जो अकाउंटेबिलिटीज़ है चुने हुए प्रतिनिधियों का, वो कैसे बढ़ाया जा सकता है। क्या ऐसे भी हो सकता है कि ज़िले स्तर पर कोई चुना हुआ प्रतिनिधि उस ज़िले का प्रमुख हो, ना कि ये कलेक्टर जो कि एक सरकारी ऑफिसर है? क्योंकि आप अगर देखें राष्ट्र स्तर पर और राज्य स्तर पर जितने भी ये सिविल सर्विसेज ऑफिसर्स हैं, इनकी अकाउंटेबिलिटी होती है इनके पॉलिटिकल बॉसेस के पास। जैसे कि हर एक डिपार्टमेंट किसी न किसी मिनिस्टर के अंदर होती है, और वो मिनिस्टर की प्रति उस सिविल सर्विस का अकाउंटेबिलिटी होती है। तो ज़िले स्तर में ऐसा क्यों नहीं है? ज़िले स्तर पे चुने हुए प्रतिनिधि, जो ज़िला परिषद के जो सदस्य होते हैं, उनके पास ये सिविल सर्विसेज की अकाउंटेबिलिटी क्यों नहीं होती है? उनके सामने होना चाहिए ना, वो जनता को रिप्रेजेंट कर रहा है। सिविल सर्वेंट तो सिर्फ सरकारी अपॉइंटेड ऑफिसर है, इसके हाथ में इतना पावर क्यों? तो इससे हमें पता चल रहा है कि यहाँ एक इम्बैलेंस है, और बहुत ही गहरा इम्बैलेंस है ना, कि एक सरकारी ऑफिसर के हाथ में आपने इतना पावर दे दिया, जबकि जनता की चुने हुए जो प्रतिनिधि है वो इनके मोहताज है। तो आपको ये बदलना पड़ेगा। तो खैर जो भी है, इसका मतलब ये नहीं कि सिविल सर्विसेज ऑफिसर का इफ़ेक्टिवनेस कम हो जाएगा। उसका पद जो है आज की तारीख में जो उसके दिमाग में घुसा हुआ है, आई एम द मोस्ट पावरफुल, मैं सबसे पावरफुल हूँ इस ज़िले के अंदर, आई एम द किंग, ऐसा दिमाग में आ जाता होगा ना उसके। तो वो चीज़ दिमाग से निकल जाना चाहिए।
उसके ऊपर वहीं ज़िला स्तर पर बॉस होना चाहिए। आज की तारीख में क्या है, उसका बॉस है राज्य स्तर पर और ज़िले के स्तर पर वो बॉस है, और जनता के चुने हुए प्रतिनिधि जो है वो उसके नीचे है। और इनकी जो सभा है ज़िला परिषद, इसको ये निलंबित कर सकता है, सस्पेंड कर सकता है। तो अब हम आते हैं जो यंगस्टर्स में जो एस्पिरेशन है सिविल सर्विसेज में जाने का और वो पदभार संभालने का, कलेक्टर बनने का, तो आप समझ सकते हो इसके पीछे एक वजह ये भी है, दे नो कि 30 साल की उम्र से पहले ही मैं एक इतना पावरफुल इंसान बन सकता हूँ। ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये स्ट्रक्चरली गलत है। जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये जो कलेक्टर बैठा हुआ है जिस पद पर, वो गलत जगह पे बैठा हुआ है। वो कलेक्टर की जवाबदारी ज़िले स्तर के जो प्रतिनिधि होते हैं, जनता के प्रतिनिधि, उनकी तरफ होनी चाहिए इनकी जवाबदारी। जनता के पास इनकी कोई जवाबदारी नहीं है आज की तारीख में कलेक्टर का, गलत है वो। तो ये जो है ना, ये इस पर्टिकुलर जो एक इम्बैलेंस है सिविल सर्विसेज स्ट्रक्चर में, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर में, ज़िले स्तर से लेके नीचे की तरफ, तो इस इम्बैलेंस को ठीक करना पड़ेगा। इसके बाद जाके जो एस्पायर करते हैं सिविल सर्विस होने की, उनके दिमाग में थोड़ी सी, है ना, कहते हैं ना, दिमाग ठिकाने आएगा, थोड़ा सा इनकी दिमाग ठिकाने पे आएगा कि हाँ, सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम पास करने के बाद मैं इतना पावरफुल इंसान नहीं बन सकता। हाँ, काफ़ी हद तक बहुत सारी चीज़ें रहेंगे उनके हाथ में, पर वो जो एकदम ऑल पावरफुल वाला जो हिसाब है वो नहीं रहेगा। कलेक्टर साहब, है ना, बड़े से ऑफिस में बैठता है, उसके ऊपर ज़िले में कोई नहीं है, वो हिसाब नहीं रहेगा। अब होना भी चाहिए ऐसा, ये मतलब ऐसा नहीं कि ये खार खा के बोल रहे हैं, ये गलत सिस्टम है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर आप अपने आप को विश्व के सबसे बड़ा गणतंत्र कह रहे हो, तो जहाँ गणतंत्र मैटर करता है ना, जहाँ लोकतंत्र मैटर करता है, ज़िले स्तर पे सरकार आके जनता से मिलती है, यहीं पे सरकार और जनता की इंटरेक्शन होती है ज़िले स्तर पे। इससे ऊपर तो राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे तो वो तो दूसरे लेवल के लोग हैं भाई, वो तो मतलब स्वर्ग में बैठे हुए लोग हैं, उनके पास तो जनता जा भी नहीं सकती। जनता किसके पास जा सकते हैं? डिस्ट्रिक्ट लेवल जो सिविल सर्विस ऑफिसर है, हाँ ठीक है, कलेक्टर साहब है, वो बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी जनता वहाँ तक जा सकता है। वो बैठा ही है वो जनता से, जनता का काम करने के लिए। नहीं करता है ठीक से, वो अलग बात है, या फिर वहाँ राजा बन के घूमता है, वो अलग बात है। लेकिन ज़िले स्तर पे सरकार की सीधी मुलाकात होती है जनता से, जनता की आकांक्षाएं वहाँ समझ में आती है सरकार को। तो यहाँ जो आता है, जो नए पास करके आते हैं, जो ट्रेनिंग करके आते हैं लड़के लड़कियाँ, है ना, ये अगर पहले से ही दिमाग में ये बात लेके आएगा कि मैं ज़िले स्तर का राजा हूँ या रानी हूँ, जो भी हूँ, है, तो ये दिमाग में लेके आने से दिक्कत होती है। तो ये जो आज की तारीख में जो सिविल सर्विसेज के लिए जो इतना एस्पिरेशन है, इसके पीछे ये एक कारण है, ये इम्बैलेंस। इसको हटाना पड़ेगा एट सम स्टेज। हटाना नहीं पड़ेगा, मतलब इसको ठीक करना पड़ेगा। कलेक्टर नाम की जो पोजीशन है, वो कलेक्टर नाम का पोजीशन हट जाना चाहिए। क्या है ये कलेक्टर? कलेक्टर क्या होता है? डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर बोलो या फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बोलो, जब तक वो सिस्टम ऐसा नहीं बन जाता है कि इनको एक जनता की प्रतिनिधि के पास इनकी जवाबदारी हो, तब तक कम से कम ये कलेक्टर शब्द का इस्तेमाल तो ना करो। अंग्रेज़ों का टाइम का टर्मिनोलॉजी है ये कलेक्टर। क्या करते थे ये?
जबरन कर वसूली करता था, कलेक्ट करता था, टैक्स कलेक्ट करता था, इनडिस्क्रिमिनेट टैक्स। जो गरीबों का खून चूसने वाला जो टैक्स कलेक्ट करता था ना अंग्रेज सरकार, तो यही कलेक्टर करता था काम। और वो कलेक्टर नाम हम अब तक चला रहे हैं, कलेक्टर। अरे क्या कलेक्टर यार, क्या होता है कलेक्टर? तो गलत टर्मिनोलॉजी है। और एक पहली बात तो ये पोजीशन ही गलत है, ये पोजीशन होना ही नहीं चाहिए। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ऐसे एक ऑफिसर को बिठा दिया सबके ऊपर, इसकी कोई जवाबदारी नहीं है जनता की प्रति। तो ये सब ठीक करना पड़ेगा सरकार को, तभी जाके ये जो कोचिंग रिलेटेड जो इतना बड़ा एक मुद्दा बनता जा रहा है, मुद्दा तो बनता जा रहा है। मैं भले ही इसे माफिया ना नहीं कह रहा हूँ, लेकिन एक मुद्दा बनता जा रहा है ना। एक हर जगह कोचिंग सेंटर खोल रहा है और हर कोई एक कोचिंग ये चला रहा है, मतलब हर किसी को बनाना है। हजारों लाखों रुपया दे रहे हैं बच्चे अपने ज़मीन जायदाद बेच के भी दे रहे हैं कोई लोग। तो और ये लूट चल रहा है, लूट एक तरीके से। तो ये मतलब ठीक है, कोचिंग सेंटर तो चलेगी, पर जिस मतलब जिस इंटेंसिटी में चल रहा है वो तो डिस्प्रोपोर्शनेट है ना। इतने पोस्ट्स है नहीं जितनी एस्पिरेंट्स है। और एस्पिरेंट्स इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि ये पोस्ट ही कुछ ऐसा बना रखा आप लोगों ने। ऐसे पोस्ट होना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ज़िले स्तर पे ऐसी पोस्ट नहीं होना चाहिए। इनको कोई सेक्रेटरी बनाओ, ज़िले स्तर का सेक्रेटरी। ये किसी ज़िला अध्यक्ष, ज़िला परिषद का जो रूलिंग पार्टी है, ज़िला परिषद को चलाने वाला जो ज़िला परिषद में जिनकी मेजॉरिटी है जिस पार्टी की, उस पार्टी का जो चुना हुआ प्रतिनिधि होगा, ज़िले स्तर का ज़िला अध्यक्ष या जो भी कह लो, मुझे पता नहीं क्या कहना होगा उनको, मेयर साहब या जो भी, मेयर ही कह लो, चलो ठीक है। तो वो मेयर जो होगा वो इलेक्टेड मेयर होगा। उस मेयर के प्रति इस सिविल सर्वेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सारी जवाबदारी मेयर को करनी पड़ेगी उसको। और मेयर की जवाबदारी बनती है ज़िला परिषद को, और पूरे ज़िला परिषद की जवाबदारी बनेगा ज़िले की जनता की तरफ। तब जाके सिस्टम ठीक होगी। अब तो ये सिस्टम गलत है, ये स्ट्रक्चरली गलत सिस्टम है। इसको बदलना पड़ेगा सरकार को, आज नहीं तो कल बदलना पड़ेगा। तो इसको लेके आगे भी बात करेंगे। आगे देखते हैं ये कोचिंग सेंटर्स का फियास्को कहाँ तक जाता है। जाएगा तो ये तो लंबा चलने वाला खेल है। जब तक ये स्ट्रक्चरल इम्बैलेंस जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल एडमिनिस्ट्रेशन का, ये जब तक ठीक नहीं होता है तब तक ये कोचिंग सेंटर वाला प्रॉब्लम चलता रहेगा। इसमें कोई सुधार नहीं आने वाली। ये डिमांड ऐसे ही क्रिएट होती रहेगी, एस्पिरेशंस बढ़ता रहेगा। होनहार बच्चे और उनके माता पिता बिल्कुल चाहेंगे अपने बच्चे को उस पोजीशन पे बिठाने के लिए कि यहाँ पास करो और बैठो जाकर उस पोजीशन पे और बन जाओ ज़िले का राजा, ज़िले की रानी। तो ये जो है ना, ये अट्रैक्शन के लिए ये डिमांड है कोचिंग सेंटर्स की, इतना ज़्यादा डिमांड है। डिमांड बाद में भी रहेगा, अगर ये सिस्टम सही हो जाता है डिमांड रहेगा, लेकिन आधी हो जाएगी। मेरी बात मान के चलो, आज जितना है उसकी आधी हो जाएगी, इतना नहीं रहेगा। आज तो सिर्फ इसके लिए हो रहा है कि वहाँ इतना पैसे कमाने को मिलता है और हर बंदा जाके वही काम करता है। हर बंदा मतलब मेजॉरिटी, 10 में से 7 में कहूँ ऐसे करता होगा वहाँ। आज का पोस्ट यहीं पे विराम देता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये पोस्ट सूचनात्मक लगा होगा। अगर ऐसा है तो लाइक और शेयर कर दीजिए। और अगर प्रोग्रेस पोस्ट में आप पहली बार आए हो तो कृपया सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आगे आने वाली पोस्ट्स का सूचना आपको पहले से ही मिल जाए। धन्यवाद।